दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसा न्यूमेरिकल हो या फिर ये सारे टॉपिक हो दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको एकदम क्लियर करा दूंगा और गजब के टेक्निक के साथ कराऊंगा। दोस्तों अगर आपको मजा ना आया वीडियो में, पसंद नहीं आया वीडियो, तो वीडियो को अनलाइक कर देना। अगर इन सारे टॉपिक में से इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों कि आप वापस आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में जितना चाहे मुझे ट्रोल करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि आएगा तो इन्हीं में से आएगा। इसके लिए मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। बस आपको एक काम करना है कि प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं इधर वाले को, और ये तो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है दोस्तों। दोनों टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से लिंक कर दूंगा एक दूसरे से दोस्तों कि आप जब भी अंतर पूछा जाएगा तो आसानी से लिख लेंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है पहले समझिए। जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है दोस्तों, वो याद रखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत रासायनिक सेल का काम क्या होता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का। लेकिन यहां पे जस्ट इसका उल्टा होता है। यहां क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। समझ आ रही मेरी बातें? यहां पे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और यहां क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब अगली बात जो बता रहा हूं ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। यहां पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने दो अलग अलग कंटेनर लिया है और दो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड रखा है। इलेक्ट्रोड आपको पता ही होगा, दो तरह का होता है, एक कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड होता है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है। तो ध्यान से समझिए, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें क्या करते हैं, ये आपको एक मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, एक जिंक की रॉड यानी एक जिंक की छड़ डाल दी। ठीक है, अब जब जिंक की छड़ डाले हैं तो इसमें उसी का लवणीय विलयन रखेंगे। लवणीय विलयन यानी सॉल्टीय सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैंने जिंक का रॉड डाला है तो यहाँ पे ले लेते हैं ZnSO4। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या लिया मैंने, जिंक की एक रॉड ली है और यहाँ पे इस रॉड को किसमें डुबो दिया है, एक लवणीय विलयन के पास यानी सॉल्टीय सॉल्यूशन के अंदर मैंने इस रॉड को डुबा दिया। उसी तरह यहाँ कॉपर की छड़ है, कॉपर की छड़ को मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ध्यान से सुनते जाना, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। अब इसके बाद होगा क्या, आप देखना ध्यान से। जैसे आप इसे कनेक्शन दे दोगे, जैसे यहां से आप इसे एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ध्यान से समझना दोस्तों, तो होगा क्या, समझना मेरी बात को। यहाँ पे होगा क्या कि इसके जिंक जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। जिंक जो होता है वो ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, यानी ज्यादा शक्तिशाली होता है किससे, कॉपर से। जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो जिंक कहता है कि वो कॉपर, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, लेगा तू। ये जिंक कह रहा है इलेक्ट्रॉन में भेज रहा हूं, लेगा। तो कॉपर वाला रॉड कह रहा है अरे भाई मुझे चाहिए ही नहीं थी इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, क्या करूंगा लेके, मैं तो ऑलरेडी न्यूट्रल हूं, मेरे ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो ये कहता नहीं, मैं फिर भी जबरदस्ती भेजूंगा, तुझे लेना पड़ेगा। ये जिंक कह रहा है कि मैं अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा और दो दो की संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना, दो दो की संख्या में, तो जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा होता है वो रॉड बन जाता है एनोड। क्या बन जाता है, एनोड। और याद रखना जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है इधर हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ध्यान से सुनते जाना। जिधर से इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, रॉड एनोड का काम करने लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। यानी ये रॉड किस तरह का हो गया, किस तरह का इलेक्ट्रॉन हो गया, एनोड वाला। ठीक है, इतनी बात समझना। अब यहां से जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये जो जिंक है अभी फिलहाल सॉलिड फॉर्म में है, ध्यान से समझना। जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अपने में से माइनस कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने में से माइनस कर रहा है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिंक के ऊपर क्या हो जाएगा, 2+ आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसे ही आप देखोगे बुक में, तो ये जो माइनस में दो इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, इसको उधर कर देता है। अगर इसे बराबर समझ लो तो मैथमेटिक्स अगर लगाओगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसे आप चाहो तो या ऐसे भी लिख सकते हो, Zn सॉलिड, Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ध्यान से समझना, यह भी अर्ध अभिक्रिया हुई है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रॉन होगा क्या कि इधर से जब जाने लगेगा तो ये छड़ जो है, छड़ तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा इलेक्ट्रॉन,
ये कॉपर कह रहा है मेरे को तो इलेक्ट्रॉन की। अच्छा बताइए, आपको आपको भूख लगा ही नहीं है, जबरदस्ती कोई रोटी ऐसे आप कभी बारात वारात में देखे होंगे, आप बैठ करके खाना खा रहे हैं, बांटने वाला कहता है अरे एक पुड़ी और ले लीजिए, एक पुड़ी और ले लीजिए, तो आप कहो भाई मेरा यहाँ तक एकदम गला भर गया, मेरे को भूख ही नहीं है, तो मैं रोटी कैसे लो, पूड़ी पूड़ी कैसे लो। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये कॉपर वाली छड़ को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो कहता है अच्छा तेरे को बहुत इलेक्ट्रॉन देने का शौक है जिंक, रुक बताते हैं। तो ये कॉपर कहता है इस नीचे वाले से CuSO4 से, ए भाई क्या इलेक्ट्रॉन लेगा तू? तो कहता क्या हुआ भाई? तो कह रहा इधर से देखने यार इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये कहता है कॉपर सल्फेट वाला जो विलियन है ये अपने आप को ही तोड़ देता है, अपने आप को ही तोड़ देता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जो अपने आप को तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, Cu के ऊपर 2+ हो जाएगा और सल्फेट के ऊपर 2- हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो 2+ का मतलब है, देखो Cu2+ का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, प्लस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया इसका। 2+ का मतलब होता है कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो होगा क्या कि इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे ध्यान से समझना, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जैसे ही आता जाएगा तो क्षण तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सीधे नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब विलियन टूट के कैसा हो चुका है, Cu2+, 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 खूब सारे Cu2+ है। जब खूब सारे इसमें Cu2+ हो जाते हैं तो इधर वाले जिंक वाले को कहता है भेज कितना इलेक्ट्रॉन तेरे को भेजना है। तो एक कॉपर क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने लगता है। तो यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया उसे लिया कौन है, ये छड़ लिया या अंदर का जो Cu था, तो अंदर का Cu लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu2+ जो है ये, इसने क्या किया, आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। समझे कि नहीं मेरी बात? जुड़ गया। अब जैसा ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, 2+ खत्म हो जाएगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा ये 2+ खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं मेरी बातें? अब ध्यान से समझना, ये प्रोसेस यहां तक होना शुरू हो गया। ध्यान से सुनते रहना, मेरी बात को समझ जाओगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इस तरह से प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो जिंक क्या हो चुका था, Zn2+। तो ये जो क्षण था, अब ध्यान से समझना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाके रुक गया, 2 की संख्या में अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये सोल्यूशन वाले जिंक दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन या छड़? तो आप कहिएगा छड़ दे रहा है। कौन दे रहा है? जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन उधर की ओर जाने लगेगा वैसे टूट टूट करके Zn2+ गिरने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर Zn2+ आके टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन और गया, Zn2+ अंदर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन और गया, Zn2+ और इकट्ठा हो गया। तो जो Zn2+ 2 इकट्ठा होने लग रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए, प्रोसेस पूरा समझिएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो छड़ टूट टूट करके जिंक को नीचे गिराते जा रहा है। छड़ से क्या हो रहा है कि पूरी तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है कौन, जिंक, और टूट टूट करके कहाँ गिर रहा है, सोल्यूशन के अंदर। Zn2+ इकट्ठा हो जा रहा है और यहाँ जिंक की छड़ क्या हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है कि जो विलियन वाला कॉपर था, जो विलियन वाला कॉपर था वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले रहा है तो क्या बन जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है। और ये जो सॉलिड वाला कॉपर है, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ कॉपर के ऊपर 2+ है, ठीक ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास चला गया, इसके पास, तो यहाँ पे 2+ गायब हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब ये कॉपर किस में हो गया, सॉलिड में हो गया। तो जैसे ही सॉलिड में होगा तो कॉपर जाके यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, चिपकने लगेगा। समझ आ रही मेरी बातें? ये कॉपर जो होगा मोटा होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक तरह से ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर धीरे धीरे और ज्यादा मोटा होता चला जा रहा है, कॉपर की छड़, और यहाँ पे जिंक धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो जिंक देखता है अरे भाई ये तो मैं नष्ट होने लगा। तो जिंक कहता है अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो कौन सा सेल, एक तरह का गैल्वेनिक सेल या वोल्टियर सेल या फिर डेनियल सेल। तो एक मजाकिया अंदाज में कह रहा हूँ, जिंक कहता है अरे भाई डेनियल देखने यार कैसा तो मेरा पूरा एकदम नष्ट होने लगा। कहता है जाओ और ताव से दे रहे थे इलेक्ट्रॉन, दो दौगा रहे थे, बना लिया व्यवस्था इलेक्ट्रॉन लेने का। तो कहता है अरे भाई कुछ कर यार, बचाओ। क्या करूं मैं, अपने आप को बचाओ यार। ये कह रहा है क्या करूं भाई, बचाओ। तो कहता है रुक व्यवस्था करते हैं। डेनियलवा कहता है कि रुक व्यवस्था करते हैं। तो क्या करता है, इसके बीच में लगा देता है सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देता है, सॉल्ट ब्रिज, जैसे आप लोग लवण सेतु कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, लवण
सेतु कहते हो, सेतु यानी एक ब्रिज, और वो लवण सेतु सॉल्ट का होता है। देखो नाम में भी लवण है, लवण यानी सॉल्ट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं NaCl का एक हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया। क्या ले लिया? NaCl का सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा पता है आपको? देखो आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत प्रोसेस है, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझना, यहाँ होता क्या है कि लवण ब्रिज लगाने का मतलब क्या है, वो दिमाग लगाया कि अगर मैं सॉल्ट ब्रिज लगा दूंगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से घुस करके वापस आने लगेगा, वापस आने लगेगा। और वापस जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे तुरंत कौन लपक लेगा? तुरंत ये जो पानी के अंदर तैर रहा है ना Zn2+, वो क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लपक लेगा, और लपकने के बाद क्या होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, और ये जाके फिर से चिपकने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इधर उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आ पाती है, क्योंकि उस दौरान भी तो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर उधर नष्ट हो रहा होगा। क्या कंप्लीटली वापस आ जाएगा? नहीं ना। तो ये प्रोसेस जिस हिसाब से मैंने बताया, यही प्रोसेस आपका क्या है, गैल्वेनिक या डैनियल सेल कहलाता है। और इस तरह के होने वाली प्रक्रिया को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। समझ आया? यहाँ पे रिएक्शन समझा दिया कैसे ये वाला आया, ठीक है, ये बता दिया कैसे आया दोस्तों, जिसे आप देख सकते हो सही तरीके से लिख देता हूं, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ Cu ये सॉलिड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है और यहाँ अपचयन होता है, ये एनोड का काम करता है, और जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कैथोड की तरह काम करने लगता है। कैसा? कैथोड का काम करने लगता है। और जहां कैथोड है वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब अपचयन होगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई हो? अगर यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो आधा आधा रिएक्शन दिख रहा है ए और ए, इसको अगर मैं दोनों को साथ में लिखूं तो देखो पूर्ण अभिक्रिया कहलाती है। अर्ध अभिक्रिया है, ये भी अर्ध अभिक्रिया है। इसका पूर्ण अभिक्रिया क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पे क्या है, Zn, अब उधर क्या बना है, Zn2+, तो एक लाइन खींचो, Zn2+, फिर क्या है, सॉल्ट ब्रिज, तो 2 लाइन खींचो। अब उधर क्या है, Cu2+, फिर तीर के उस पर क्या है, Cu। तो आपने देखा होगा इस तरह से लिखे हुए, आपने बुक में देखा होगा इस तरह के लिखावट को। आप समझ आए ये लिखावट किस तरह से है दोस्तों? आप समझ आए दोस्तों कि इस तरह की लिखावट को कैसे लिखा जाता है? उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। अब याद रखिएगा, ये जैसे ही एक बार, ये एक तरह का बैटरी ही है दोस्तों, एक बार इस्तेमाल होने पर क्या होता है, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक ना। वैद्युत रासायनिक सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा घड़ी में यूज होने वाली जो निप्पो वाली बैटरी होती है, एक बार सेल खत्म हो जाता है तो उसे कहाँ चार्ज लगाते हैं उसको, लेकिन मोबाइल की बैटरी को चार्ज लगाते हैं। समझ आई मेरी बातें? आपने देखा होगा इन्वर्टर चार्ज होता है, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये वाला काम करता है प्रोसेस। अब देखो ध्यान से समझना, आपको एकदम यूनिक तरीके से समझा रहा हूं। यहाँ पे जैसे कह रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड को डाला जाता है, और यहाँ क्या होता है कि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। पात्र यानी अलग अलग कंटेनर में, ठीक है। याद रखना, जब अंतर पढ़ोगे इसका ना तो यही सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अब ध्यान से समझना, अब अंतर में क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग वैद्युत अपघट्य विलयन डालते हैं इसमें। इसके अंदर क्या डालते हैं दोस्तों, विद्युत अपघट्य, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर? अरे इलेक्ट्रोलाइट बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी लवण है, ठीक है, अम्ल है या क्षार है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। समझ आई मेरी बातें? क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत अपघट्य होते हैं। सबसे प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों? लवण होता है। अम्ल में दो तरह के अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल अम्ल होगा वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा। क्षार में क्या होता है, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। तो जो प्रबल क्षार होगा वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा। तो जैसे हम जब भी यहाँ पे कोई विद्युत अपघट्य लेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना, याद रखिएगा, जो यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ वैद्युत अपघट्य लेते हैं वो क्या होता है दोस्तों, प्रबल होता है ज्यादातर। अच्छा ही लेंगे। अब दोस्तों वैद्युत अपघट्य विलयन या इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसके अंदर मान लो मैं ले लेता हूं NaCl। क्या ले लिया है मैंने इलेक्ट्रोलाइट में, यानी वैद्युत अपघट्य क्या लिया है इसमें, NaCl लिया है। और Na किस में होता है दोस्तों, आपको पता होगा Na जो होता है प्लस में होता है और Cl जो होता है वो माइनस में होता है। तो ध्यान से समझिए। अब होता क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, खूब सारे Na+ होंगे, खूब सारे Cl- होंगे, ठीक है। होता क्या है कि जैसे यहां से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो याद रखना ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो दिख रहा है आपको, इधर ध्यान से समझना दोस्तों, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। और ये जो निगेटिव टर्मिनल दिख रहा है आपका क्या होता है दोस्तों, कैथोड होता है। क्या होता है दोस्तों,
कैथोड होता है। होता क्या है कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे दोस्तों, तो आपको ये बात पता होगा कि इधर वाला जो रॉड होगा वो सारा पॉजिटिव का होगा। क्या होगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और इधर वाली जो रॉड होगी वो क्या बन जाएगी? निगेटिव टर्मिनल की रॉड बन जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद होगा क्या दोस्तों कि जो धन आवेश वाला है, ये जो धन आवेश वाला चार्ज है वो भागता है किसकी तरफ? निगेटिव की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा। और यहाँ जाने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस छड़ से ले लेगा और लेने के बाद क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और यहाँ आकर के चिपकता जाएगा। सोडियम क्या होगा? यहाँ पे आकर के चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, लेकिन उदासीन सोडियम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छड़ से इलेक्ट्रॉन ले चुका होगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर देख सकते हो माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद एक्स्ट्रा है। तो ये करेगा क्या कि निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये नेगेटिव वाला क्या होता है याद रखना, ये जो नेगेटिव वाला होता है ये किधर जाएगा? पॉजिटिव छड़ की तरफ जाएगा और अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इलेक्ट्रॉन दे करके छड़ को खुद का अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा। क्लोरीन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक तरह की कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन कब हुआ? जब यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की गई। यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन कब हुआ? यानी जब इसको बैटरी लगाया मैंने, तभी तो ये छड़ पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। अगर मैं बैटरी नहीं लगाया होता तो ये जो पॉजिटिव वाला सोडियम है और नेगेटिव वाला जो क्लोरीन है वो इधर उधर नहीं जाता, छड़ पे जाके नहीं चिपकता। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे बैटरी लगाया तो ये छड़ हो गया पॉजिटिव और ये छड़ हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले की तरफ सोडियम चला गया और पॉजिटिव वाले छड़ की तरफ क्लोरीन चला गया। समझ आए मेरी बातें? तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब आती है बारी डिफरेंस के, अंतर की। तो अंतर क्या है ध्यान से समझना। अंतर ये है दोस्तों कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या क्या अंतर है, ध्यान से सुनिए। पहला अंतर तो सीधे सीधे है कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और यहाँ विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होते हैं और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं। यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स बोलो तो समझ लेना ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिला के, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा होता है उसे रेडॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है ये स्वतः होता है, अपने से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसे कराया जाता है, यानी उसे कराना पड़ता है। कराने के लिए क्या करते हैं? बैटरी लगाना पड़ता है। समझ आई मेरी बातें? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। इस तरह से इसका अंतर आप कर सकते हो। ठीक है, अंतर में एक और चीज कर लेना कि यहाँ पे लवण सेतु का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है और इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता। तो एग्जाम में जब भी आता है तो इसका अंतर लिखने के लिए तो 4 से 5 लिख, जब भी अंतर लिखने को आता है तो 4 या 5 लिखते हो, जिसमें 4 या 5 मैंने बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका बहुत इस्तेमाल होगा दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। याद रखिएगा, ये जो आपको लवण सेतु का एक सॉल्ट ब्रिज का एक सिंबल दिया है मैंने ऐसे लाइन खींच के, इधर वाला याद रखना, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि इधर वाला कैथोड का काम करेगा और इधर वाला एनोड का काम करता है। इन दोनों लाइन के इधर वाला हमेशा एनोड और इन दोनों लाइन के उधर वाला हमेशा कैथोड। अब बात करते हैं। अब दोस्तों यहां तक अगर आप जान लेते हैं तो आपको पता है इसी प्रोसेस पे आपको क्या पूछा जाता है? ईएमएफ पूछा जाता है। ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल। अब वैद्युत वाहक बल क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहा है? इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो जस्ट उल्टी दिशा में क्या होगा? धारा बहेगा। यहाँ पे क्या होगा? जस्ट उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि आपको बता ही चुका हूं। यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? इसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है विद्युत धारा प्रवाहित करा रही है उधर से इधर की तरफ। अभी जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है तो याद रखना, जब करंट यहां से निकल करके एक बार जब रोटेट करेगा, समझो यहां से मान लो करंट चलना शुरू हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, 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 यहां तक पहुंचा। यानी एक राउंड जब इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां तक आने में जो एनर्जी खर्च हुई है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी विद्युत धारा को यहां से यहां तक ले आने के लिए जो पहली बार में एनर्जी लॉस की गई वही उसकी क्या कहलाती है? ईएमएफ कहलाती है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं दोस्तों। समझ आए मेरी बात? अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निकालने का, चाहे वो निर्दिष्ट इक्वेशन पे आ जाए चाहे इस तरह के सिंपल वाले पे, तुरंत मैं पहचान के कर सकूं, तो धैर्य के साथ मेरी बात को थोड़ा सुनना भी पड़ेगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए
कि ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए दो फार्मूले का जिक्र किया जाता है, या तो इस फार्मूले से वैद्युत वाहक बल निकाला जाता है या तो नेर्नस्ट वाले समीकरण से वैद्युत वाहक बल निकाला जाता है। ठीक है, जो यहां बराबर की इधर ई सेल लिखा है इसका मतलब ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल ही होता है। यहां जो लिखा है ई नोट सेल इसका भी मतलब ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है मैं बताता हूं दोस्तों। देखिए जब भी आपका न्यूमेरिकल इस तरह से दिया रहेगा, न्यूमेरिकल में आपको ये जरूर लिखा रहता है, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो इस तरह जरूर लिखा होता है। अगर आपको देखो यहां अंदर में ब्रैकेट में अगर एक मोल सांद्रता दी हो, कितना सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर की सांद्रता हो दोनों पे, तो समझ लेना कि इस वाले फार्मूले से करोगे। ईएमएफ किस वाले फार्मूले से निकालोगे, इस वाले से। ई सेल नोड बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। यहां नोड क्यों लगा है समझो, जब कभी भी याद रखो कोई ऐसी परिस्थिति दी गई है जहां की सांद्रता 1 मोल और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो समझ लेना कि ईएमएफ तुम्हारा इसी पे निकलेगा। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल में आपको 1 मोलर की सांद्रता न दी गई हो, इस तरह से दे दे, जैसे या मल्टीप्लाई करके दे दे या फिर डेसिमल में दे दे, इस तरह से करके, तो समझ लेना गारंटी के साथ तुम्हारा ईएमएफ जो निकलेगा वो इस वाले फार्मूले पे निकलेगा। इतनी बात समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं कि ईएमएफ निकालने के लिए थोड़ी सी और काम की चीजें जाननी पड़ेगी। अब वो क्या है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर आपको इस तरह से दिया जाता है तो पता नहीं चल पाता है बहुत लोगों को कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो बता देता हूं तरीका आपको कि कभी भी ये जो लाइन खिंचाई वाला सीधा लाइन दिख रहा है, अगर इधर के पावर में ज्यादा दिखे और इधर के पावर में कम दिखे, यानी इधर ज्यादा दिखे, तीर के इस तरफ ज्यादा हो पावर और यहाँ पे क्या हो कम हो, तो पक्का गारंटी के साथ अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। देख सकते हो इसकी तरफ क्या है पावर में 2 प्लस और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0। बताओ 2 ज्यादा या 0, तो 2 ज्यादा है, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। जब ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो अपचयन होगा, और अपचयन जब भी होगा यानी रिडक्शन पोटेंशियल जब भी काम करेगा, अपचयन विभव जब भी काम करेगा, इसका जो भी वैल्यू दिया हो, चाहे वो माइनस में दिया हो इतना वोल्ट या प्लस में दिया हो इतना वोल्ट, कुछ भी दिया हो, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, जैसे बता रहा हूं समझते जाइएगा। और अगर यहां पे आप ध्यान से देखें, यहां क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहां अगर इस तरफ कम दिखे और इस तरफ ज्यादा दिखे तो समझ लेना ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहां पे देख सकते हो, इधर से इधर हमेशा जाना है, हमें इधर से इधर हमेशा जाना है, तो इधर क्या है कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ 2 प्लस है, तो बताओ 0 ज्यादा या 2, 2 ज्यादा है ना, तो इधर से इधर जा रहा है, यानी कम से ज्यादा की तरफ। कम से ज्यादा की तरफ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण जब भी यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दिया है मैंने, मान लो प्लस करके 0.5 वोल्ट दिया है, क्या दिया है वोल्ट, और तुमने देखा कि अरे यार ये वैल्यू जो इसका दिया है ये किस रूप में है, ऑक्सीकरण के रूप में है। तो जब तुम यहाँ पुटअप करोगे इस वैल्यू को, जब तुम इस वैल्यू को वहां पे ले जाके पुटअप करोगे तो याद रखना दोस्तों ये चिन्ह बदल जाएगा। ऑक्सीकरण के रूप में दिया तो चिन्ह बदलेगा। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं पा रहे आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो आइए एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं। अगर जो भी मैंने ट्रिक बताया उससे अगर आप देखो तो तुरंत पता चल गया कि यहाँ का ईएमएफ जो निकालना है इस फार्मूले पे निकलेगा। कैसे पता चला बता लोगे आप, बताया था ना मैंने कि यहाँ पे देखिए सांद्रता कितनी दी गई है 1 मोलर, यहाँ भी कितनी है 1 मोलर, इसका मतलब साबित हो गया कि नॉर्मल फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, इस वाले से। ठीक है, यानी कैथोड वाले का वैल्यू कैथोड की जगह, एनोड वाले का वैल्यू एनोड की जगह। लेकिन पहचाने कैसे इसमें कि कहाँ कैथोड है कहाँ एनोड, शुरू में बताया था मैंने कि इस दोनों लाइन के इधर हमेशा बोलिए 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 कैथोड, ठीक है, और इधर वाले की तरफ हमेशा एनोड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो है कॉपर वाला ये कैथोड का काम कर रहा है, ये कॉपर वाला जो है आपका कैथोड का काम कर रहा है, यानी ये कैथोड का काम कर रहा है। ये जो वैल्यू दिया है आपका कितना 0.34 वोल्ट, ये क्या है दोस्तों आपका कैथोड के जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझ, इसका मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे कैथोड की जगह पे। लेकिन एक बार चेक करेंगे कि जो चिन्ह दिया है वो जैसे का तैसा उतरेगा या फिर चिन्ह बदलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ अपचयन हो रहा है या नहीं। अगर अपचयन हो रहा है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, और अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है +2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यानी हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। अब बताया था ना मैंने, जब ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल काम कर रहा है, यानी अपचयन विभव काम कर रहा है। इसका मतलब चिन्ह में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसा उतार देंगे यहाँ पे। समझे कि नहीं मेरी बातें, प्लस के साथ, और ये फार्मूले का माइनस, यहाँ तक समझ आया। और यहाँ क्या है एनोड, एनोड वाला कौन है, ऊपर वाला, इधर वाला जिंक वाला एनोड है, तो एनोड का वैल्यू रखेंगे। देख लेते चेक करके चिन्ह, देख लेते एक बार चेक करके जैसे का तैसा रखा है या फिर चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं Zn के पास 2 प्लस है और यहाँ Zn के पास कुछ नहीं है तो 0 है, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल काम कर रहा है, यानी यहाँ पे अपचयन विभव काम कर रहा है, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जैसे का तैसा रहेगा, प्लस
0.76 वोल्ट। अब प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, आपको पता है। अब इसे हल कर दीजिए, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटा दोगे तो घटाओगे तो कितना आएगा देख लो, 0.76 में से घटा दो 0.34, तो कितना बचेगा 2 4, यानी कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 0.42 वोल्ट। कितने आसान तरीके से भारी भरकम दिखने वाले सवाल को मैंने कर दिया। अब आइए एक और लेते हैं इस पे। अगर इस सवाल को भी आप ध्यान से देखें तो यहां भी यही फार्मूला लगेगा। क्यों? सवाल का जवाब मिल गया होगा, समझ आया। अब यहां पे बात आती है कि कहां कैथोड हो रहा है कहां एनोड हो रहा है। तो सबसे पहला काम होता है चेक करना कहां कैथोड है कहां एनोड। तो तीर के ये जो दोनों लाइन है, इसके इधर वाले में क्या हो रहा है दोस्तों, कैथोड, और इधर वाले में एनोड, यानी कॉपर काम कर रहा है कैथोड का, यानी ये वैल्यू उतरेगा यहाँ पे, ये वैल्यू उतरेगा यहाँ पे, कौन, ये वैल्यू 0.34 उतरेगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये प्लस जैसा वैसे ही उतरेगा या फिर प्लस जो है बदल के माइनस हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ से, यहाँ क्या है प्लस तरफ, इधर की तरफ देखा जाए तो ज्यादा संख्या है और इधर की तरफ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, यानी अब चयन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हो गया फार्मूले का माइनस। अब एनोड वाले को रखने की बारी है, ये वाला, यहाँ क्या है प्लस में वैल्यू है, देखते हैं वही उतरेगा या फिर चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या है दोस्तों 0 और यहाँ क्या है +2, यानी इस बार कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। कम से ज्यादा की तरफ जब जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन काम कर रहा है, यानी ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण काम कर रहा होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काम कर रहा होता है, तो इसका मतलब चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब आपको पूरा माजरा समझ में आ गया होगा इस वैरायटी के क्वेश्चन का, हाँ या ना? पक्का आ गया होगा। अब इसे हल करिए, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 7। अब इसे जब जोड़ेंगे, यहाँ 2 है, अब जैसे ही इसे जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2.71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.71 आ जाएगा। यही जोड़ने पे इसका आंसर आएगा। बोल्ट लगा दीजिए। अब बताइए समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है कि नहीं? एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूं दोस्तों, कि मान लो इसी सवाल में कह देता कि मानक गिब्स ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, क्या होगा? मानक गिब्स ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा जी नोट कहते हैं दोस्तों, और फार्मूला होता है -NF ई नोट सेल होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है, -NF ई नोट सेल होता है दोस्तों। अब आपको जैसे ऐसे बता रहा हूं, समझिए। इतना तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे जो n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कितना हो रहा है। मैग्नीशियम और कॉपर के बीच में देखा जाए तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। समझ आ रही मेरी बातें? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। आप चेक कर सकते हैं, खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, मैग्नीशियम है और उधर कितना हो गया, 2+ हो गया है। मैग्नीशियम के ऊपर कितना आ गया है, 2+। इसका मतलब साबित हो गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है। तो n की जगह पे रख देंगे 2, फिर गुणा लगा दीजिएगा। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 96,500। क्या होता है, 96,500। इसे याद रखना पड़ेगा। और ई सेल नोड अभी जस्ट निकाला है मैंने, जो निकला है उसी को यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2.71। अब इसे गुणा करके लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा यही आपका गिब्स ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक जूल हो जाएगा। अब बताइए समझ आया कि नहीं? कितना आसान तरीके से गिब्स ऊर्जा निकाला गया दोस्तों। कभी कभी क्या करेगा पता है आपको, सब चीज सेम रहेगा, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां से ईएमएफ ना पूछ के डायरेक्टली कह देगा गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो भी तो आपकी मजबूरी हो जाएगी ना यहां तक निकालना। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे ई नोट सेल की, इसलिए यहां तक निकालना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो पूछा तो यहां भी वही है जो इससे पहले सवाल में था, ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल। तो क्या उसी तरह करेंगे? यहां पे देखो मेरा टेक्निक काम करेगा। टेक्निक क्या है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो सांद्रता बदल गई है। क्या यहाँ पे सांद्रता स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड यानी मानक कंडीशन में है? नहीं ना। यहाँ पे क्या है, 0.1 मोलर है, यहाँ 1 × 10⁻⁻1 है। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। जब वो फार्मूला नहीं लगाएंगे तो साबित हो गया कि हमें इसका मतलब निर्नष्ट यूज करना होगा। और निर्नष्ट का फार्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591/n log बेस 10। फिर क्या होता है ऊपर में अपचयन की सांद्रता और यहां नीचे में ऑक्सीकरण वाले की यानी ऑक्सीडेशन वाले की सांद्रता। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कर रहा हूं समझते जाइएगा। अब जैसे बोल रहा हूं वैसे समझते जाइएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या क्या वैल्यू दिया है, क्या क्या निकालना है। अभी देखिए हमारे पास ई नोट सेल नहीं है, तो ई नोट सेल निकालने का तरीका बता ही दिया हूं। ई नोट सेल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता ही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब कैथोड एनोड किधर हो रहा है ये बात बता चुका हूं, डबल तीर के इस तरफ कैथोड
डबल तीर के इस तरफ एनोड, यानी कॉपर वाला क्या काम कर रहा है, कैथोड का। तो कॉपर वाला कौन है, ये है, तो इसका वैल्यू यहां पे रखेंगे कैथोड की जगह। कितना हो जाएगा, प्लस 0.34। चिन्ह बदलेगा या नहीं, आप इस बार खुद डिसाइड करिए। देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है और चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं होगी। उतर गया माइनस फार्मूले का एनोड। यहाँ क्या है, अभी भी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ भी अपचयन हो रहा है, यहाँ पे भी चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं होगी, जैसे वैसे उतार देंगे। माइनस 2.37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस 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 ही रहेगा, जुड़ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2.71 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट। अब यहाँ पुटअप कर दो, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 2.71 हो जाएगा। 0.0591 अभी जस्ट बताए थे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 है, लॉग बेस 10। अब अपचयन किधर हो रहा है बताइए। अभी आपको डेनियल सेल बताया था जब मैंने, याद है आपको, नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं। डेनियल सेल में मैंने क्या बताया था कि जिधर आपका कैथोड है उधर रिडक्शन काम करता है, और जिधर एनोड हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन काम करता है। यानी जिधर कैथोड का काम हो रहा है उधर अपचयन काम कर रहा है, और जिधर एनोड का काम हो रहा है उधर ऑक्सीकरण। तो हमें पहले रिडक्शन वाला वैल्यू रखना है, अपचयन वाला। तो अपचयन वाला वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 × 10⁻⁻1। ठीक है, ऑक्सीकरण का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0.1। अब इसे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0591/2 लॉग बेस 10। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, पहले ही सुन लो ध्यान से, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर तुम्हारा 1 आएगा। कितना आएगा, 1। मैं साइड में करके दिखा देता हूं, आप कहोगे करिए ना सर जी, कर देता हूं। 0.1 है, समझे। अभी 10 घाते क्या है, 10 घाते -1 है ना, ध्यान से समझना। 10 घाते -1 को अगर नीचे लाऊं तो 10 घाते +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 × 0.1 × 10 घाते +1 हो जाएगा। अब प्लस में 1 लिखने की जरूरत नहीं है पावर में, ठीक ना। अब 10 का गुणा करोगे तो पता है कितना आएगा, 1 आएगा, और कट के 1 ही ना होगा। समझे कि नहीं मेरी बात है। और आपको ये भी बात पता होगा, ये बात तो एकदम अच्छे से पता होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने रासायनिक बलगतिकी वाला जो 1 शॉट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि लॉग बेस 10 पे अगर 10 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन लॉग बेस 10 पे अगर 1 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 का गुणा होगा तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के बचेगा क्या, 2.71 वोल्ट हो गया आंसर मेरे भाई। कितना आसान था, है कि नहीं मजेदार। तो अब बताइए निर्नष्ट वाले फार्मूले को कब अप्लाई करेंगे, ये समझ आया। अब बताइए आप, कब इस तरह के सवाल अगर दे दिया जाए तो कब निर्नष्ट का अप्लाई ना करके उस फार्मूले का इस्तेमाल करें, ये भी समझ में आ गया। गिब्स ऊर्जा कैसे निकाली जाती है ये भी आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर से 2 टॉपिक पे और वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, जो होगा कोलराउस और क्या कहते हैं, मोलर चालकता, क्योंकि मोलर चालकता पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होता जा रहा है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वो दोनों टॉपिक मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए